हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर जो कि स्कूल में हुआ था। ठीक है, अभी स्कूल में जो क्वेश्चन में हुआ था केमिस्ट्री का 11th क्लास का, उसके सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन आपको विजिबल होगी, आगे यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन इज, बेंजीन में पूछ रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे ये बताने। ठीक है, तो एक स्लाइड लेकर सॉल्व करते हैं। कुछ इस तरीके से हमें बेंजीन रिंग देखने को मिलता है। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी जब कंप्लीट कीजिएगा तो हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन आपको दिखेगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है तो स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास 12 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन में 6 है, 12 है, 15 है, 18 है, तो 12 से आ रहा था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12। तो 12 जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ ताकि ये विजिबल हो। ठीक है, ये रहा 12। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। विच स्पीसीज कैनॉट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे कह रहा है कौन सा स्पीसीज इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे कैनॉट लिखा है, अब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क नहीं करेगा तो किसकी तरह करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो हमें यहाँ पे पहचानना क्या है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, BCl3 है, हाइड्रोजन है, NH4 है, और ये हमारे पास एल्कीन है। तो BCl3 क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देख लीजिए यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं। ये रहा बोरॉन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, और यहाँ भी क्लोरीन। तो ये दो दो चार दो छह, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये डिफिशियंट है। H पॉजिटिव, इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, भी इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, उसके बाद क्या था, NH4 पॉजिटिव, तो NH4 पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो जो एल्कीन होता है, अगला ऑप्शन पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, रिच होती है। तो ये हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। ठीक है, तो एक मिनट, ये रहा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे गिवन है ना, तो इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी ये एल्कीन हमारे पास थी, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के रूप में वर्क करेगा। ठीक है, अगला, होमोलाइटिक फिजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, होमोलाइटिक फिजन से क्या बनता है। ठीक है, तो फिजन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना, और होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर बराबर हिस्से में टूटेगी, उसी को हम लोग होमोलाइटिक बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग होमोलाइटिक की बात करते हैं तो लेट सपोज जैसे मेथेन हमारे पास गिवन है, इसके 4 सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म होंगे। ठीक है, अब जब 4 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होंगे तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। इस बॉन्ड को अगर होमोलाइटिकली लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ये कार्बन ले जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या बचेगा, CH3, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का प्लस हाइड्रोजन एक। तो ये जो स्पीसीज बनता है इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फ्री रेडिकल। तो होमोलाइटिकली से क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ फ्री रेडिकल कहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। द करेक्ट लिविस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, उसमें कितने सिंगल या डबल बॉन्ड है ये पूछ रहा है, तो बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास 2 सिग्मा है, और पाई बॉन्ड भी क्या है, 2 है, या 2 डबल बॉन्ड है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 डबल बॉन्ड्स, 1 डबल 1 सिंगल, नहीं ये नहीं होगा, 1 ट्रिपल नहीं, 3 सिंगल बॉन्ड नहीं, ये सही है, 2 डबल बॉन्ड, ये ऑप्शन करेक्ट है। रेजोनेंस अकर्स इन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेजोनेंस किस मॉलिक्यूल में होगा। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे है मेथेन, तो मेथेन में तो सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ तो रेजोनेंस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी रेजोनेंस नहीं होगा, दोनों डबल बॉन्ड रहेंगे तो रेजोनेंस नहीं होगा। बट NO2 नेगेटिव, ये जरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, NO2 नेगेटिव,
इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में जाएगा, रिपाई किस में जाएगा, नेगेटिव के फॉर्म में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है, NO नेगेटिव, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये एक कोऑर्डिनेट। तो ये आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो NO2 नेगेटिव कहाँ ऑप्शन गिवन है, ये रहा सी। ठीक है, नेक्स्ट, आयनिक बॉन्ड इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म बिटवीन। आयनिक बॉन्ड मतलब किसके बीच में बनता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक जो होता है मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। क्योंकि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, लूज करके पॉजिटिव चार्ज लाता है। और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके उसके ऊपर चार्ज किया आता है, नेगेटिव चार्ज। तो एक मेटल की तरफ वर्क कर रहा है और एक क्या कर रहा है, नॉन मेटल की तरफ वर्क कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मेटल्स एंड इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस तो बिल्कुल नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। टू मेटल, दोनों मेटल तो होंगे ही नहीं, बिल्कुल गलत है। इनर्ट गैसेस बिल्कुल नहीं। मेटल एंड नॉन मेटल, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे NaCl है तो सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की या खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो कह रहा है कि इंक्रीज करेगा पीरियड वाइज, पीरियड वाइज बढ़ेगा, हाँ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, इंक्रीज इन शिल्डिंग इफेक्ट बिल्कुल नहीं। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये हो सकता है। इंक्रीज सेल्स नहीं, आगे की ओर बढ़ने पर सेल्स की संख्या इंक्रीज नहीं करती, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज करती है। डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, नहीं नहीं, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैं बता दूं आप लोगों को, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर। आयनाइजेशन एनर्जी जो एंथैल्पी होगी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, तो जैसे देखेंगे तो अगर सोडियम पे +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, सिलिकॉन पे प्लस। तो अगर आगे की ओर आएंगे तो मेटल्स हैं चारों के चारों। तो इस पे जरा बताइए, अगर इसकी बात करेंगे तो किसकी ज्यादा होगी, इस पे जरा सोच विचार करना पड़ेगा। किसकी ज्यादा होगी, सोडियम भी है हमारे पास, और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है और सिलिकॉन। अगर जेड इफेक्टिव के बेसिस पर देखेंगे हमारे पास, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है यानी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, और ज्यादा भीतर जाकर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी और ज्यादा एनर्जी हमें लगानी। तो सिलिकॉन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ सोडियम है तो +1 चार्ज है, मैग्नीशियम है तो +2 चार्ज है, एल्युमिनियम है तो +3 चार्ज है, और सिलिकॉन पर भैया +4 चार्ज होता है। तो जेड इफेक्टिव क्या है, इस पे ज्यादा है। अब जेड इफेक्टिव क्या होता है, वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली या आयनिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली होता है। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव चार्ज उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, इसलिए सिलिकॉन का ज्यादा होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा किसमें होगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर होता है 1.54 एंगस्ट्राम, 1.34 एंगस्ट्राम और 1.23 एंगस्ट्राम। ये तीन वैल्यूज होती हैं। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का है, फिर डबल का, ट्रिपल का। शॉर्टेस्ट यानी छोटा पूछा है, तो छोटा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इसमें से कौन सा होने वाला है। तो देखते हैं, यहाँ पे तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखेंगे तो 3 अल्फा मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो 6 अल्फा, और यहाँ पे देखेंगे तो 9 अल्फा। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH की ब्रेक होकर के कार्बोकटायन को डोनेट होती जाएगी, तो उतना ही बढ़िया और बेस्ट कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो डी ऑप्शन जो होगा एकदम सही होगा। विच वॉयलेट्स ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जो होता है हमारे पास,
केवल वैलिड रहता है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे तो थर्ड पीरियड के भी एलिमेंट दिख रहे हैं ना, तो PCl5 एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि थर्ड पीरियड से ऑक्टेट रूल वायलेट होना चालू हो जाता है। लैटिस एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर, लैटिस एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज और डिवाइड में हो जाएगा आपका साइज, ठीक है। चार्ज जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी, तो NaCl है, KBr है, +1 +1 +1 +1 या +2 +2 सी सबसे ज्यादा, यहाँ पे +2 और 1, नहीं तो सबसे ज्यादा MgO का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। डिफाइन होमोलोगस सीरीज विथ एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज एक तरीके का ऐसा फैमिली मेंबर होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा हमारे पास वो सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो उसके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होंगे उसमें CH2 का डिफरेंस होता है। ये 10th क्लास में ही पढ़ाया गया होगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज एल्किल हैलाइड लेते हैं CH3Cl, तो इसका अगला होमोलोगस सीरीज बनाना है तो इसमें CH2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा CH3, फिर एक और CH2 हमने ऐड कर दिया और फिर अगला मेंबर बनाना है तो एक और CH2 ऐड कर देंगे, फिर एक और CH2 और फिर यहाँ पे C। तो ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है और ये हमारे पास क्या है, थर्ड मेंबर है। इसी को होमोलोगस सीरीज, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो हमने सॉल्व कर लिया ना, अब एक और पेपर था इसके अलावा, हाँ ये रहा, यस। डिफाइन न्यूक्लियोफाइल विथ एग्जांपल्स। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज स्पीसीज which having the rich electron density, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं, उन्हीं को हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल में एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे जो भी स्पीसीज हैं उनके पास में, अगर आपके पास में लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल में आएंगे, क्योंकि ये रिच होंगे। जैसे वाटर है, OH नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज ए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एटम होता है या एक तरीके का स्पेसिफिक एटम होता है जो किसी भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होकर के उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक तरीके का एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो उसके साथ अटैच हो जाता है किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ और उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, तो यहाँ पर NO2 क्या है, एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है, अब ये अपनी प्रॉपर्टी को शो करेगा। अगर CH3 के साथ OH है तो ये क्या होता है, अल्कोहल होता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। अगर इसके साथ हम लोग एल्डिहाइड लगाएंगे तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज राइट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट करेक्टर। कोवलेंट करेक्टर बताना है इसमें, कोवलेंट करेक्टर किसमें बताना है, तो LiCl, NaCl है और KCl, ये तीन स्पीसीज है ना, NaCl, KCl, LiCl, हाँ ठीक है, ठीक। तो इसमें बताना है, तो Cl तो सब में सेम है। अब क्या, पोटेशियम, तो जो कोवलेंट करेक्टर बताते हैं फैजांस रूल के अकॉर्डिंग, तो फैजांस के अकॉर्डिंग जो कोवलेंट क्या होता है कि जो कैटायन होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए और एनायन लार्ज होना चाहिए, तो एनायन जो है तीनों में सेम है। कैटायन चेक कीजिए, तो कैटायन जो सबसे छोटा होता है लिथियम का, तो सबसे स्मॉल, तो कोवलेंट करेक्टर भी ज्यादा। तो ये ऑर्डर होगा LiCl सबसे ज्यादा, फिर NaCl और फिर KCl, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, मतलब ग्रुप पहला जो पीरियोडिक टेबल में होता है उसके एलिमेंट्स के नाम पूछ रहा है, बता देंगे बिल्कुल। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। आगे चलते हैं। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की दो प्रॉपर्टी पूछ रहा है, देखते हैं क्या होगा। पहला होगा कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मजबूत बॉन्ड होता है, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर लेस कोवलेंट करेक्टर होगा, ये भी हम लोग बता सकते हैं। तीसरा,
अब इसमें क्या होता है, एक मेटल होगा और एक क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लो होनी चाहिए और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, बस यही चीज रहेगा, ये प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी सेक्शन पे आते हैं। Why is an sp hybrid orbital more electronegative than sp2 and sp3 orbital? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, तो थोड़ा सा मैं एक बार बताता हूँ। जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब sp है, sp2 है और sp3 है। अब इन तीनों के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर आता है 50%। ठीक है, अब ये 3 पार्ट में है ना, तो 3 पार्ट है तो 33-33 करके जाएगा, तो 33.3% और ये आ जाएगा 25%। तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो एसपी का सबसे ज्यादा, फिर sp2 तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जो होती है उतनी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर उतनी ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कह रहे एक्सप्लेन व्हाई टर्सरी कार्बोटाइल मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी इज द लिस्ट। तो बता देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे CH3, फिर CH3 और फिर यहाँ पे CH3। यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं, CH3 CH2 है ना, CH2, ये मिटा दीजिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर कितने कार्बोकैटायन हैं, तो 3 CH3 अटैच है, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9 9 अल्फा है। यहाँ चेक करेंगे तो 3 अल्फा है, यहाँ चेक करेंगे तो 0 अल्फा है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, CH इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे क्यों डोनेट होगी, तो उतना ही ज्यादा कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, स्टेबल माना जाएगा। तो इस कारण से टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी यानी मिथाइल। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, अब कह रहा है कि ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल एंड फेनेलिक कार्बोकैटायन है बेंजाइलिक। देखते हैं। फेनॉल का मैंने क्लास में बनाया भी था। ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये लोन पेयर से मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव के फॉर्म में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऊपर पॉजिटिव RH, क्योंकि ऑक्सीजन ने डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव यहाँ और ये पाई बॉन्ड जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब ये पाई बॉन्ड चला गया, यहाँ पर आ गया नेगेटिव और यहाँ पे। ठीक, अब ये नेगेटिव पाई के फॉर्म में और ये पाई फिर नेगेटिव के फॉर्म में, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ठीक, फिर इस नेगेटिव को आगे बढ़ाएंगे, ये आगे जाएगा तो अपना फेनॉल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और कार्बोकैटायन करके था, इसको जरा देखते हैं। CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन क्या होता है, डिफिशिएंट नेचर का होता है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा प्लस, फिर ये इस साइड मूव करेगा कार्बोकैटायन पे। ठीक है, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे ये और यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर ये आगे की ओर मूव करेगा। तो इस तरीके से आगे की ओर रेजोनेंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ द लिविज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन एंड सल्फेट आयन। तो ये हम बता देते हैं। ओजोन की बात करेंगे तो डॉट स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं, बट ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और सल्फेट आयन की बात करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये सल्फेट आयन है। ठीक है, इसमें रेजोनेंस आप शो कर सकते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट टू एक्सप्लेन विद एग्जांपल।
जो ऑक्टेट रूल रहता है मैंने बताया था सेकंड पीरियड तक ही वैलिड रहता है, थर्ड पीरियड से वो इनवैलिड हो जाता है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा की स्पीसीज उसमें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कोई एग्जांपल की बात करेगा तो PCl5 ले लेंगे, PCl5 से नहीं मन भरेगा तो और ले लीजिए, तो SF6 ले सकते हैं, ठीक है, और XeO3 ले सकते हैं, ये सब मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। अगला, एक्सप्लेन आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन विद एग्जांपल। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे NaCl है तो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो ये आयनिक बॉन्ड होता है। अब आयनिक में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक जो एटम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, और एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, आयनिक। कोवलेंट क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है, दूसरा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव, यहाँ 3 हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब एक ही एटम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा बस चुपचाप एक्सेप्ट करेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ये कोवलेंट हो गया, ठीक है। डिफाइन बॉन्ड एंथैल्पी, तो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एनी वन मोल ऑफ कंपाउंड इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। आगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट एंड इक्वल, कार्बोनेट का बनाते हैं एक बार, वो नेगेटिव इस तरीके से बनता है, नेगेटिव आगे की ओर जाएगा फिर ये इधर जाएगा, तो फिर O नेगेटिव डबल बॉन्ड। अब बार बार इसके बीच में रेजोनेंस हो रहा है तो CO बॉन्ड के बीच में जो होगा पार्शियल पाई बॉन्ड करेक्टर आएगा, ठीक है। इसके जितने भी बॉन्ड लेंथ हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे, यानी इक्वल होंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने क्या कहा था, फ्यूचर का प्रेडिक्शन कहा था। मेंडलीव के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है उसी को मेन प्रॉपर्टी मान करके चला था। कुछ प्रोडक्शंस भी एलिमेंट्स के किए थे कि फ्यूचर में कुछ स्पेस छोड़ा था उस जगह पे, और बोला था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट प्रोडक्ट होंगे, उनको उसी जगह पे हम लोग रिप्लेस यानी प्लेस आसानी से कर सकते हैं। एटॉमिक मास के बेसिस पर बहुत सारी चीजों को वहां पे रखा गया था, ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी, ठीक है। एटॉमिक मास फंडामेंटल रूल था उनका, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, तो कॉपर लिख लीजिए यहाँ पे। आर्गन आता है 3d10 4s1, ठीक है। तो 18 इसका और 11, 18 का 28 से 29, D10 क्यों आ जाता है एक्सेप्शनल, D9 क्यों नहीं आता है, क्योंकि D10 जो होता है कम्प्लीटली फुली फिल्ड होता है, और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है। Why ionization energy of nitrogen is more than oxygen? नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आयनाइजेशन है, इसका रीजन पूछा है। तो नाइट्रोजन लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p, कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 3 7। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p4, 4 2 6 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे जब चेक करेंगे आप लोग तो यहाँ पे 2p3 लिखा है, और 2p3 में p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p3 का मतलब क्या है, हाफ फिल्ड है, ठीक है। और ये 2p4 गिवन है, 2p4 का मतलब हाफ फिल्ड नहीं होता है, ठीक है। हाफ फिल्ड जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, तो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए p3 होता है। तो जब ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जबकि 2p4 में से आसानी से रिमूव हो जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारा लेक्चर सुनने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।